नमस्कार। 20 मिनट 20 खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। अगले 20 मिनट में आपको राजस्थान की 20 अहम खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। भरतपुर जिले के कुम्हेर थाना इलाके के बाबैन गांव में शादी समारोह के दौरान मामूली कहासुनी ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया, जिसके बाद कार में सवार होकर आए हथियारबंद बदमाशों ने जमकर फायरिंग की। इस गोलीबारी में सुरेश नाम के युवक की मौत हो गई। इसके बाद गुस्साए परिजनों ने भी हमलावरों में से एक को पकड़कर पीट कर मार डाला। घटना के बाद शादी की खुशियां मातम में बदल गई। जानकारी के अनुसार बाबैन गांव के सुरेश लोधी के घर में शादी समारोह का कार्यक्रम था। उसी दौरान गांव के ही विजेंद्र का लड़का तेज रफ्तार में वहां से बाइक को बार बार निकाल रहा था। लड़की पक्ष के लोगों ने उसे टोका तो विवाद हुआ, जिसके बाद दो गाड़ियों में अवैध हथियारों के साथ पहुंचे बदमाशों ने शादी समारोह में फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें गोली लगने से दुल्हन के चाचा सुरेश की मौत हो गई। दूसरे पक्ष के लोगों ने भी हमलावर विजेंद्र को पीट कर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपियों की तलाश की, लेकिन तब तक आरोपी भागने में कामयाब रहे। गांव में तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस की निगरानी में ही गांव से दुल्हन को भरतपुर लाया गया और एक निजी होटल में शादी संपन्न कराई गई। शराब ठेके के बाहर मारपीट और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें दौसा से आई हैं। जिले के रामगढ़ पचवारा थाना क्षेत्र के सलेमपुर गांव में शराब व्यापारी के कर्मचारियों के साथ मारपीट और गाड़ी में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पूरी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक शराब व्यापारी राम अवतार मीना ने रामगढ़ पचवारा थाने में मुकदमा दर्ज कराया है कि उसके कर्मचारी विश्राम और रोशन सलेमपुरा में स्थित शराब की दुकान का कलेक्शन लेने गए थे। तभी वहां मौजूद लखन, रवि, गट्टू समेत करीब 4-5 लोगों ने उनसे मारपीट की। दोनों कर्मचारियों को लहूलुहान कर दिया। इतना ही नहीं, उन सब ने कर्मचारियों की गाड़ी को भी लाठी सरियों से क्षतिग्रस्त कर दिया। इस दौरान आरोप लगाया जा रहा है कि मारपीट करने वाले बदमाश देसी कट्टा दिखाकर फ्री में शराब की मांग कर रहे थे। पूरा घटनाक्रम 12 मई की दोपहर का बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। झुंझुनू जिले के उदयपुर वाटी कस्बे में स्थित कन्या पाठशाला के नजदीक गुरुवार रात हॉकी और लाठियां लेकर आए 2 दर्जन युवकों ने दहशत फैला दी। 20-30 युवक हॉकी स्टिक और लाठियां लेकर घर में घुस गए और तोड़फोड़ और मारपीट की। महिलाओं से अभद्र व्यवहार किया। तनाव की आशंका को देखते हुए मौके पर अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया। जानकारी के अनुसार 2 लोगों के बीच पिछले कुछ दिनों से विवाद चल रहा है। गुरुवार रात विकास कुमार अपने पड़ोसी कमलेश डांडिया के घर के बाहर बैठा था। इस दौरान 3 युवक आए और विकास को बैठा देखकर वापस चले गए। कुछ देर बाद एक समुदाय के 2 दर्जन से ज्यादा युवक आए। सभी के हाथ में हॉकी स्टिक और लाठियां थी। उनको देखकर विकास राठी और कमलेश डांडिया छिप गए। उन्होंने विकास को घर में ढूंढा, नहीं मिलने पर तोड़फोड़ शुरू कर दी। आरोप है कि युवकों ने कूलर तोड़ दिया, गेट तोड़ दिया और महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की। सूचना पर एसडीएम राम सिंह राजावत, थाना अधिकारी भंवरलाल कुमावत मौके पर पहुंचे। तब तक आरोपी वहां से भाग चुके थे, लेकिन पुलिस ने दबिश देकर 8 को हिरासत में लिया है और बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। दूसरे पक्ष ने भी महिला के साथ ज्यादती का प्रयास की रिपोर्ट थाने में दी है, लेकिन अभी तक मामला दर्ज नहीं हुआ। अजमेर जिले के ब्यावर शहर में 7 वर्षीय नाबालिग बच्चे के साथ गैंगरेप के मामले में 2 गुनहगारों को पॉक्सो कोर्ट ने अंतिम सांस तक जेल में रखने का आदेश सुनाया है। दोनों दोषियों को 74,000 रुपए के आर्थिक दंड से भी दंडित किया गया। मामले में कुल 5 आरोपी थे। इनमें से साक्ष्य के अभाव में 3 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया। मामला साल 2019 का है। जिले के ब्यावर शहर में आरोपियों ने मां के साथ सो रही बच्ची को उठाकर जंगल में ले जाकर गैंगरेप किया था। विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पुलिस ने पीड़ित लड़की की मेडिकल बोर्ड से जांच करवाई। मेडिकल रिपोर्ट में बालिका के साथ जबरन गैंगरेप की पुष्टि हुई थी। उन्होंने बताया कि अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह और 133 दस्तावेज कोर्ट में पेश किए गए थे।
बालिका को स्कूटर पर बैठाकर ले जाने और वापस छोड़ने का आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। मुकदमे के अंदर फैसला सुनाया कि ब्यावर का एक बहुत ही चर्चित मामला था, जिसमें छोटी 7 वर्षीय नाबालिग बच्ची अपने माता पिता के साथ डेरे में सो रही थी और डेरे से अभियुक्तगण उस बच्ची को उठाकर ले गए और उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म जैसी घटना घटित की। जिसे आप में से कई लोग शादी की आतिशबाजी समझ रहे हैं, वो बिजली विभाग की लापरवाही का ज्वलंत नमूना है। मामला टोंक का है। गुरुवार रात सोलंगपुरा में 11 केवी लाइन टूटने के बाद लोगों का आक्रोश देखने को मिला। गुस्साए लोग देर रात कलेक्टर के बंगले पर पहुंचे और प्रशासनिक अधिकारियों के सामने बिजली विभाग के खिलाफ नाराजगी जताते हुए मुआवजे की मांग की। मिली जानकारी के मुताबिक सोलंगपुरा में घर के ऊपर से गुजर रही बिजली की लाइन धमाके के साथ टूटकर एक मकान के पास गिर गई। इस दौरान करंट की चपेट में आने से बाड़े में बंधी 2 भैंसों की मौत हो गई, जबकि एक महिला बाल बची। हादसे के बाद भी आधा घंटे तक बिजली नहीं काटी गई। मामले में विद्युत विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए बड़ी संख्या में लोग सोलंगपुरा से सिविल लाइंस में कलेक्ट्रेट आवास पर पहुंचे और मुआवजा दिलाने समेत दूसरी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने लगे। कुछ लोगों ने मौके पर जाम लगाने की भी कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों ने लोगों को रोड से हटा दिया। इस दौरान कुछ लोग भड़क उठे और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। घटना की सूचना मिलते ही वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझा बुझाकर माहौल पर काबू पाया। 12 में आबकारी विभाग की छापामार कार्रवाई से अवैध शराब बनाने वालों में हड़कंप मचा है। गुरुवार शाम 12 जिला आबकारी अधिकारी तपेश चंद जैन के नेतृत्व में आबकारी और पुलिस ने छबड़ा के लक्ष्मीपुरा गांव के सांसी बस्ती में दबिश दी। दबिश की सूचना से गांव में हड़कंप मच गया। अवैध हथकढ़ शराब बनाने वाले परिवारों के लोग गांव छोड़कर फरार हो गए। दल ने यहां जमीन में गाड़कर छुपाए गए ड्रमों और मटकों में भरकर रखा गया 13,000 लीटर से भी ज्यादा वॉश नष्ट किया। दल ने यहां शराब बनाने में काम आने वाली 40 भट्टियां तोड़ दी। इस दौरान विभाग ने कुल 7 प्रकरण दर्ज कर 26 लीटर नाजायज हथकढ़ शराब जब्त की। इस गांव के अधिकांश लोग अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हैं। आपको बता दें कि प्रशासन पहले भी यहां दर्जनों बार छापामार कार्रवाई को अंजाम दे चुका है, लेकिन काफी समझाइश के बावजूद लोग यही काम करने लगते हैं। इस छापामार कार्रवाई में छबड़ा डीएसपी पूजा नागर, आबकारी निरीक्षक अजय कुमार शर्मा समेत दर्जनों आबकारी प्रहरी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। भीषण गर्मी के बीच बिजली की अंधाधुंध कटौती लोगों का पसीना छुड़ा रही है। तस्वीरें अजमेर शहर की है। यहाँ घोषित अघोषित बिजली कटौती से आम जन परेशान है। दिन के समय हो रही कटौती के बाद अब आधी रात को भी बिजली काटी जा रही है। गुरुवार रात करीब 11 बजे से वैशाली नगर, रातीडांग और चौधरी कॉलोनी समेत दूसरे क्षेत्रों में हुई कटौती के बाद क्षेत्रवासी टाटा पावर के ऑफिस पहुंच गए, लेकिन टाटा पावर के दफ्तर में कोई मौजूद नहीं था, जिससे क्षेत्रवासियों में खासा आक्रोश देखा गया। उन सब ने रात करीब 1 बजे टाटा पावर के बाहर प्रदर्शन करते हुए अपनी नाराजगी जताई। क्षेत्रवासियों ने आरोप लगाया कि टाटा पावर की लापरवाही से उनकी रातों की नींद खराब हो रही है, दिन में कामकाज प्रभावित हो रहा है। क्षेत्रवासियों ने कहा कि टाटा पावर के अधिकारियों से भी उन्होंने संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन भरोसा करने वाला जवाब नहीं मिला। मैं पिछले 2 घंटे से टाटा पावर हाउस खड़ा हूँ। इनके अधिकारियों को मैंने कॉल किया तो कहते हैं 20 मिनट में लाइट आ जाएगी। 20 मिनट बाद वापस कॉल किया तो इनके अधिकारियों ने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिए। कुछ अधिकारी इनके बोलते हैं कि हाथी भाटा जाइए। जब हमारा पावर हाउस वैशाली नगर लगता है तो हम हाथी भाटा क्यों जाएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, एक के बाद एक 8 धमाके। लेकिन सजा सुनाने के 2.5 साल बाद भी गुनहगारों को फांसी के फंदे पर नहीं चढ़ाया जा सका है। कुल 114 गवाह हैं। अब तक 15 गवाह के बयान हो चुके हैं। चूंकि जयपुर बम ब्लास्ट केस में यहाँ पर 270 केस
सेशन ट्रायल, अपील और रिवीजन के भी चल रहे हैं। इससे ये केस थोड़ा धीमी गति से चल रहा है। अगर ये केस दूसरे कोर्ट में ट्रांसफर हो जाए तो केवल एक ब्रह्मलास केस बचेगा, तो उसका भी हम जल्दी से जल्दी बयान करा के इसका शीघ्र निस्तारण करा सकते हैं। दरअसल अभी डेथ वारंट और दोषियों की अपील पर हाई कोर्ट में मामला लंबित है। वहीं रामचंद्र मंदिर के बाहर मिले जिंदा बम मामले में एटीएस ने फांसी की सजा सुनाए जाने के करीब 6 महीने बाद चालान पेश किया, जिसका ट्रायल जयपुर बम ब्लास्ट की विशेष अदालत कर रही है। इस ट्रायल के चलते भी दोषियों को सजा नहीं हो पा रही है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव में अभी 1.5 साल का वक्त है, लेकिन आदिवासी इलाके वागड़ में राजनीति में दौरे का तूफान चल रहा है। इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब बीजेपी कांग्रेस के लिए सिरदर्द बन चुकी बीटीपी ने आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन की बातें करनी शुरू कर दी। इसके बाद कांग्रेस और बीजेपी के बड़े नेताओं के वागड़ क्षेत्र में दौरे अचानक बढ़ गए, क्योंकि बांसवाड़ा डूंगरपुर राजस्थान गुजरात बॉर्डर पर है। इसी कारण बीजेपी कांग्रेस को लग रहा है कि गुजरात राजस्थान की 10-10 यानी 20 आरक्षित सीटों पर बांसवाड़ा डूंगरपुर से साधा जा सकता है। और 132 करोड़ रुपए की लागत से बेणेश्वर मंदिर को जोड़ने वाली जो सड़कों पर पुल के लिए बजट स्वीकृत कर दिया। पंजाब में हार के बाद राजस्थान और गुजरात में जीत के लिए चुनावी मैदान के रूप में कांग्रेस ने आदिवासियों की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र बेणेश्वर धाम को चुना है। सीएम अशोक गहलोत बेणेश्वर में लंबे समय से मांग को देखकर 132 करोड़ की लागत से हाई फ्लड लेवल पुल बनाने जा रहे हैं। इसका शिलान्यास करने राहुल गांधी आ रहे हैं। इससे पहले राहुल 3 साल पहले बेणेश्वर आए थे, जबकि नरेंद्र मोदी यहां प्रधानमंत्री बनने से पहले एक बार सभा कर चुके हैं। जहां छात्राओं को कामयाबी का कखरा सीखना था, पढ़ लिख कर आगे बढ़ना था, वहां उनसे फर्श पर पोछा लगवाया जा रहा है, घरेलू काम कराया जा रहा है। परेशान करने वाली ये तस्वीरें भरतपुर की हैं। जिला के डीग कस्बे की कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में छात्राओं से काम कराने का मामला सामने आया है। आवासीय विद्यालय में छात्राओं से झाड़ू पोछा कराने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वहीं छात्राओं का कहना है कि विद्यालय में तैनात प्रधान अध्यापिका उन्हें डांट फटकार कर काम कराती है, और तो और उन्हें समय पर खाना भी नहीं दिया जाता। छात्राओं ने अपना वीडियो बनाकर आवासीय विद्यालय के प्रधान अध्यापिका पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी प्रेम सिंह कुंतल का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी और दोषी पाए जाने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वीडियो 2-3 दिन पुराना बताया जा रहा है। मारती है, हमको रोटी नहीं देती है, हमको डंडे से मारते हैं, तो दूध पीती है, बड़े गिलास हमको एक गिलास दूध देती है, पानी से बिल्कुल वो भी। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग में गर्मी प्रचंड रूप अपनाए हुए है। बढ़ती गर्मी से कई ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं सामने आती हैं, लेकिन बीकानेर के कोलायत विधानसभा में अग्निशमन दल की कोई व्यवस्था नहीं है। आए दिन क्षेत्र में आग लगने से लाखों का नुकसान हो रहा है। बीकानेर जिले में अगर अंतिम छोर पर बसे गांव की बात करें तो जिला मुख्यालय से कम 150 किलोमीटर के करीब अंतिम गांव बसे हुए हैं। तो वहीं अगर सीमावर्ती क्षेत्र की बात करें तो मुख्यालय से करीब 200 किलोमीटर की दूरी पर गांव है। आए दिन लगने वाली आग से ग्रामीणों को लाखों का नुकसान हो रहा है, साथ ही मवेशी भी जलकर मर रहे हैं। लेकिन बेबस और लाचार ग्रामीण नजदीक में दमकल की व्यवस्था नहीं होने के कारण सिर्फ अपनी किस्मत को रो रहे हैं। बज्जू और कोलायत क्षेत्र से निकल रही इंदिरा गांधी नहर और आसपास के वन क्षेत्र का दायरा बड़ा होने के कारण गर्मी के दिनों में वन क्षेत्र के मध्य से निकल रही बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट या अन्य कारणों से आग लगने से सैकड़ों पेड़ स्वाह हो जाते हैं। गर्मी के दिनों में खेत ढाणी में आगजनी की घटनाएं होती रहती हैं। वतन के रखवालों की जाबाजी की, मुल्क की आन बान और शान को पुख्ता करते ये वो तस्वीरें हैं जिन पर पूरे देश को नाज है, हिंदुस्तानियों को गर्व है।
तभी बागा बॉर्डर पर होने वाली बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी देखने को लेकर हर हिंदुस्तानी ललायत रहता है। बागा बॉर्डर की तर्ज पर अब बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में भी आमजन को बीटिंग स्ट्रीट सेरेमनी जल्द देखने को मिलेगी। बीएसएफ ने राजीव सर्कल के पास बीएसएफ ग्राउंड में बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं और अगले महीने के अंतिम सप्ताह तक यहां पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें बागा बॉर्डर की तर्ज पर बीएसएफ के जवान अपने विभिन्न करतब दिखाएंगे। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के आयोजन को लेकर बीएसएफ के जवानों की रिहर्सल शुरू हो गई है। बीकानेर डीआईजी पुष्पेंद्र सिंह राठौड़ इस रिहर्सल का निरीक्षण करने पहुंचे। ये एक तरह से एक रिहर्सल थी, क्योंकि हम देखना चाह रहे थे ये जो ग्राउंड बनाया है, परेड ग्राउंड बनाया है, इसके मुताबिक हमारी परेड सेट हो सकती है क्या। और रिहर्सल ये लोग कर रहे थे, कमांडेंट 114 वाहिनी और भी हमारे पास एक्सपर्ट आए, रामकरण एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स हमने बुलाया था और भी राजस्थान फ्रंटियर से पूरा सहयोग मिला है इसके लिए। पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करवाने की मांग जोर पकड़ती जा रही है। एक तरफ जहां कांग्रेस और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार केंद्र सरकार से ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान के लोग अपने स्तर पर इस मुद्दे को लेकर अभियान चला रहे हैं। तस्वीरें दौसा की हैं। ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की मांग को लेकर निकाली जा रही नहर लाओ जीवन बचाओ यात्रा शुक्रवार को दौसा पहुंची। इस दौरान दौसा में रैली के रूप में किसान नेता कलेक्ट्रेट पहुंचे और अतिरिक्त जिला कलेक्टर रामखिलाड़ी मीणा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान दौसा में धारा 144 लगे होने के कारण प्रशासन ने अधिक भीड़ एकत्रित होने नहीं दी और रैली निकालने वालों के डीजे को भी पुलिस ने जब्त कर लिया। यात्रा के आयोजनकर्ता विक्रम मीणा ने बताया कि 25 अप्रैल से ही ये यात्रा टोंक से शुरू हुई थी, जो राजस्थान के 13 जिलों में जन जागरूकता के बाद दौसा पहुंची है। उन्होंने कहा कि 18 मई को उनका राजभवन घेराव का कार्यक्रम भी है। हम सरकार चाहे राज्य की हो चाहे सरकार केंद्र की हो, हमारी मांग है कि इन 13 जिलों को 3 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचाने वाली योजना को जल्दी से जल्दी क्रियान्वित करें, ताकि यहाँ की पूर्वी राजस्थान की जो बंजर हो रही भूमि को यहाँ के रेगिस्तान बनने से बचाने के लिए ये योजना का लाभ जल्दी क्रियान्वित होना अति आवश्यक है। सूरज तपता, धरती जलती, गर्म हवा जोरों से चलती, तन से बहुत पसीना बहता, हाथ सभी के पंखा रहता। गर्मी को लेकर लिखी गई कविता इन दिनों सटीक बैठ रही है। जी हाँ, जैसलमेर में इन दिनों झुलसाने वाली गर्मी पड़ रही है। चारों तरफ से आग उगल रही गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो चला है। गुरुवार का दिन जैसलमेर में इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। गुरुवार को तापमान 47 डिग्री को भी क्रॉस कर गया। मौसम विभाग की माने तो अभी तापमान और ज्यादा बढ़ेगा और हीट वेव चलेगी। विभाग ने लोगों से दोपहर में अपने चेहरे को कपड़े से ढककर ही घर से निकलने की अपील की है। जैसलमेर जिले के अंदर पिछले कुछ दिनों से निरंतर तापमान में वृद्धि दर्ज की जा रही है, जिसके चलते जैसलमेर जिले के अंदर उष्णलहर और अति उष्णलहर के प्रकोप बना हुआ है। अगर जैसलमेर जिले के लिए आज के तापमान की बात करें तो जैसलमेर जिले के अंदर आज अधिकतम तापमान 47.2 और न्यूनतम तापमान 29.6 दर्ज किया गया है। राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ आम के साथ अब खास को भी मिल रहा है। गरीब मजदूर को इस योजना के तहत गंभीर बीमारियों का मुफ्त उपचार मिल रहा है। वहीं उसके मालिक को भी इस योजना से जुड़ने के बाद फ्री जांच, उपचार और ऑपरेशन की सुविधा मिल रही है। तस्वीरें कोटा की है। यहाँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना नैनवा निवासी 35 वर्षीय मजदूर गुमान सिंह बंजारा के लिए वरदान साबित हुई। कोटा के मेडिकल कॉलेज के नए अस्पताल में योजना के तहत 4.5 लाख रुपए के पैकेज में उसका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया। गुमान सिंह को उसकी 57 वर्षीय मां शैलीबाई की एक किडनी ट्रांसप्लांट की गई। गुमान सिंह मजदूरी कर बमुश्किल अपने परिवार का गुजर बसर करता है। जाहिर है इतना महंगा ऑपरेशन करवाना उसके बस का नहीं था। ऐसे में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में निःशुल्क ऑपरेशन हो जाने से उसके परिवार को काफी राहत मिली है।
सम्मान तो उसी। टोंक में बेटी के विवाह की तरह शादी की सभी रस्मों के साथ तुलसी विवाह संपन्न हुआ। बारात दिल्ली के इस्कॉन टेम्पल से आई थी। हिंदू मान्यताओं के अनुसार एकादशी पर माता तुलसी और शालिग्राम जी का विवाह कराने से पुण्य मिलता है। बारात मनशापूर्ण भूतेश्वर महादेव मंदिर से रवाना होकर शास्त्री नगर पहुंची। बाराती गाजे बाजे के साथ आतिशबाजी और कीर्तन करते हुए दुल्हन तुलसी के घर पहुंचे। दूल्हे के स्वरूप में शालिग्राम जी तोरण पर आए। बेटी की तरह तुलसी ने फेरे लिए। विवाह कराने के लिए जयपुर से प्रख्यात पंडित कैलाश शर्मा को बुलाया गया। परिजनों ने कन्यादान में सोने चांदी के गहने और कपड़े दिए। विवाह में जो भी रस्में होती है रस्में करी है हमने। बारात का सारे बाथरूम में मनशापूर्ण माध्यम से बारात को रवाना करा हमने। वही हमने लगन सगाई का प्रोग्राम किया। और शालिग्राम तुलसी जी का विवाह प्रत्येक ग्यारस को, कोई भी ग्यारस को कर देना चाहिए, ये विधान बनाया गया है। मनशापूर्ण भूतेश्वर महादेव से शास्त्री नगर आशीष जी तिवारी के घर जाएगी। सिरोही पुलिस ने लांगरी की बेटी का मायरा भराकर मिसाल पेश की। मिली जानकारी के मुताबिक महिला पुलिस थाने में लांगरी का कार्य कर रही विधवा की बेटी का मायरा गुरुवार को पुलिस ने भरा। मायरे में महिला पुलिस थाने, SC/ST सेल और DSP कार्यालय ने पूरा सहयोग किया। मायरे में 8 तोला वजनी चांदी के जेवर, 11,000 रुपए नकद, कपड़े और बर्तन दिए गए। महिला पुलिस थाने में पिछले लंबे समय से लांगरी के रूप में सेवा कर रही विधवा शांति देवी के पति की मौत काफी पहले हो गई थी। इसके चलते उनकी आर्थिक स्थिति खराब होने पर उन्होंने लांगरी बनकर महिला थाने में सेवा देनी शुरू की। शादी की तिथि निश्चित होने पर मायरा का सवाल उठा। मायरा भरने के लिए परिवार में किसी के नहीं होने की जानकारी महिला पुलिस थाने के स्टाफ को लगी, जिस पर CI दीक्षा चौहान और सब इंस्पेक्टर प्रभु दयाल ने तुरंत स्टाफ से बातचीत कर मायरा भरने का फैसला लिया। अगर आप गर्मियों की छुट्टी मनाने जाने की सोच रहे हैं तो माउंट आबू का समर फेस्टिवल बेहतरीन ऑप्शन है। यहाँ आपको सांस्कृतिक कार्यक्रम से लेकर आतिशबाजी, स्केटिंग समेत कई फन एक्टिविटीज का मजा उठाने का मौका मिलेगा। जी हाँ, राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में समर फेस्टिवल का आयोजन शुरू हो चुका है। रन फॉर नक्की से समर फेस्टिवल 2022 की शुरुआत हो चुकी है। 400 से अधिक छात्रों और CRPF जवानों समेत स्थानीय नागरिकों ने रन फॉर नक्की में भाग लिया। SDM कनिष्क कटारिया ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर नक्की की शुरुआत की। इसके बाद बस स्टैंड से नक्की लेक तक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। गौरतलब है कि माउंट आबू गर्मियों में देश दुनिया के सैलानियों के आकर्षण का बड़ा केंद्र रहता है। हर साल मई और जून के महीने में समर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। ड्राइवर को आई झपकी ने बारातियों को अस्पताल पहुंचा दिया। मामला चित्तौड़गढ़ शहर के रिठोला चौराहे के पास का है। यहां बारातियों से भरी बस ट्रेलर से टकरा गई। बताया जा रहा है कि बस चालक को झपकी लगने से आगे खड़ी ट्रेलर में बस जा घुसी। मामला शुक्रवार सुबह का है। हादसे में 17 लोग घायल हुए। सूचना पर सदर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। 4 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें उदयपुर रेफर किया गया। मिली जानकारी के अनुसार अजमेर में विवाह समारोह में भाग लेने के बाद बारातियों की बस गुजरात के दाहोद लौट रही थी। चित्तौड़गढ़ जिले के भीलवाड़ा उदयपुर 6 लेन में रिठोला के पास हादसा हुआ। बस के आगे खड़े ट्रेलर में घुसने से बस के आगे का पूरा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। राहगीरों ने इस घटना के बारे में पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया। हादसे में घायलों की संख्या अधिक होने के कारण मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचना दी गई, जिसके बाद इमरजेंसी में चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ को चिकित्सालय बुलाया गया। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त कर लिया है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।